हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। डेली जीके विद राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए जीके जीएस की इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी हैं। आज से ये प्रश्न एसएससी एमटीएस 2024 की एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगी और ये प्रश्न आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊंगा, इसलिए आप लोग क्विज को फुल अटेम्प्ट करें और जीके जीएस के प्रश्न अधिक से अधिक एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट करके आएँ। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टारगेट एसएससी एमटीएस 2024 20 दिन 20 टॉपिक कवर। फर्स्ट टॉपिक है इतिहास हिस्ट्री। प्रश्न संख्या 1, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से कौन सा साम्राज्य सबसे पुराना था? तो इसका उत्तर है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट है, किसने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर। सेकंड फैक्ट है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो इसका आंसर है राजनीति पर। कौन से मौर्य शासक ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसकी राजगद्दी पर कौन बैठा? इसका आंसर है बिंदुसार। वह मौर्य शासक कौन था जिसने अपने बड़े भाई को मारकर सत्ता हासिल की? तो अशोक। अशोक की कौन सी पत्नी ने उसे काफी प्रभावित किया? तो इसका आंसर कारुबाकी। नेक्स्ट फैक्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। अशोक के अभिलेख प्राय किस भाषा में थे? तो इसका आंसर ब्राह्मी। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में है। मौर्य साम्राज्य में किस मुद्रा का प्रचलन था? तो मौर्य साम्राज्य में पन्न मुद्रा का प्रचलन था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, और तक्षशिला विश्वविद्यालय है आपका पाकिस्तान के रावलपिंडी में। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी, राजनीति। प्रश्न संख्या 3 है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, पहला है आपका भीमराव अंबेडकर की जाति क्या थी? तो महार जाति थी, या महार जाति के थे ये। सेकंड फैक्ट है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहा जाता था? चैत्य भूमि। थर्ड, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर के कुछ प्रमुख आंदोलन हैं, जैसे एम.के. गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में पुनः प्रकट हुआ था, जिसमें दलित वर्गों को राजनीति में शामिल करने का अधिकार इन्होंने मांगा था। नेक्स्ट फैक्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भीमराव अंबेडकर को सन 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद यूपी में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 4, देश के पहले कानून अधिकारी कौन होते हैं? तो देश के पहले कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होते हैं। अटॉर्नी जनरल से इम्पोर्टेंट फैक्ट, पहला फैक्ट है, महान्यायवादी किस अनुच्छेद में आता है? तो महान्यायवादी आपका आर्टिकल 76 में आता है। सेकंड फैक्ट है, भारत का पहला महान्यायवादी। तो भारत का पहला महान्यायवादी M.C. सीतलवाड़ थे। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R. वेंकट रमानी 16वें नंबर के, जो 10 अक्टूबर 2022 से
पद पर हैं? भारत के 15वें नंबर के महान्यायवादी के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है, महान्यायवादी सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी भूगोल। प्रश्न संख्या 5, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। सूर्य से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला है आपका सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 केल्विन होता है। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 70% हाइड्रोजन और 30% हीलियम होता है। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को। सूर्य की आयु, तो सूर्य की आयु 4.6 अरब है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 6, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। और इम्पोर्टेंट पासेस यानी कि दर्रा, पहला है जोजिला दर्रा। तो जोजिला और बनिहाल दर्रा दोनों जम्मू कश्मीर में है। शिवकिला और बारालाचाला दर्रा दोनों हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा दोनों सिक्किम में है। प्रश्न संख्या 7, कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर है नर्मदा और तापी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इस नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, पहला है नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी एमपी की सबसे लंबी नदी है। थर्ड, नर्मदा नदी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। फोर्थ फैक्ट, नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ फैक्ट है आपका नर्मदा नदी का उद्गम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है और यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, दोनों नर्मदा और तापी। और नेक्स्ट फैक्ट है नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, कौन सी नदियाँ जर्मनी में बहती हैं? तो आंसर है राइन और डैन्यूब नदी, ये दोनों नदियाँ जर्मनी में बहती हैं। अन्य देशों में बहने वाली नदियाँ, पहला है अफ्रीका। तो अफ्रीका में आपका नील, कांगो, ऑरेंज, लिम्पोपो, नाइजर और जैम्बेजी, ये सभी नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट फैक्ट, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में आपका मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, कोलोराडो, ये नदियाँ बहती हैं। फिर आपका नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में अमेजन, पराना, ओरिनोको बहती हैं। नेक्स्ट है एशिया। एशिया में इरावदी, यांगत्जी, इर्तिस और फ्राया बहती हैं। ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आपका मुर्रे नदी और डार्लिंग नदी बहती है। यूरोप है। यूरोप में आपका डैन्यूब, राइन, वोल्गा और टेम्स नदी बहती है। नेक्स्ट टॉपिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। तो प्रश्न संख्या 9 है, औसत आय का अर्थ क्या है? तो औसत आय का अर्थ, तो जो भी हम वस्तु बेचेंगे उसकी एकल आय, सिंगल इनकम ही औसत आय कहलाती है। औसत आय का फॉर्मूला है कुल आय बराबर कुल वस्तुओं की संख्या। औसत आय बराबर कुल आय बट्टा कुल वस्तुओं की संख्या। नेक्स्ट फैक्ट है औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी, जीव विज्ञान। प्रश्न संख्या 10 है, कौन सी कोशिका एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर है लिम्फोसाइट्स। रक्त यानी कि ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला फैक्ट आरबीसी का नाम। तो आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है, अन्य नाम। इसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब आरबीसी की मृत्यु या आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी पूरे शरीर में O2 का परिवहन करती है और CO2 का निष्कासन करती है। इसका आकार कटोरी जैसा होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट फैक्ट है डब्ल्यूबीसी पर। तो डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट होता है। इसका जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। यह शरीर को संक्रमण से बचाती है। ये 5 तरह की होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा मोनोसाइट्स और सबसे छोटा लिम्फोसाइट्स होता है।
एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रति माइक्रोलीटर रक्त में 4000 से 10,000 WBC होती हैं। नेक्स्ट फैक्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका निर्माण आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के साथ अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स की संख्या जानने के लिए सीबीटी का टेस्ट कराना पड़ता है। प्लेटलेट्स घायल व्यक्ति के शरीर से बह रहे रक्त को जमाने में मदद करता है। सामान्य तौर पर शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर खून में होते हैं। अगर प्लेटलेट्स की संख्या घट जाए शरीर में तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, इताई रोग किसकी कमी से होता है? तो इताई रोग आपका कैडमियम की कमी से होता है। अन्य इम्पोर्टेंट डिजीज जैसे पहला मीना-माटा रोग, तो मीना-माटा रोग पारा की वजह से होता है। सेकंड ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है। थर्ड है क्वाशियोरकर, तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। फोर्थ है पार्किंसन रोग, तो पार्किंसन रोग आर्सेनिक की वजह से होता है। फिफ्थ है विल्सन रोग तांबा की वजह से होता है। अब सिक्स्थ है दंत रोग फ्लोरोसिस जिसे कहते हैं वो फ्लोराइड की वजह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। प्रश्न संख्या 12, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोसले ने की थी। आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, तो पहला है आवर्त सारणी की खोज 1869 में मेंडलीफ ने की थी। हेनरी मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो पहला फैक्ट है यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। थर्ड, इसमें कुल 7 आवर्त और 18 समूह है। जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। दूसरा फैक्ट है इसमें अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं है। थर्ड, इसमें कुल 6 आवर्त और 8 समूह है। प्रश्न संख्या 13, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत होता है? तो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 40% होता है। प्रश्न संख्या 14, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहा का शुद्धतम रूप गाढ़ा लोहा है जिसमें 0.1% से 0.25% कार्बन होता है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, लोहा आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। लोहे के प्रकार ये होते हैं, 4 प्रकार होते हैं लोहे के। पहला मैग्नेटाइट, यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। सेकंड हेमेटाइट, यह लाल या भूरे रंग का होता है। थर्ड है लिमोनाइट, इसका रंग पीला या भूरा होता है। फोर है सिडेराइट, इसका रंग राख जैसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स भौतिकी। प्रश्न संख्या 15, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है सर आइजक न्यूटन। ग्रेविटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट, पहला है न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का पिता कहा जाता है। उन्होंने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तिका प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट फैक्ट है गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से पृथ्वी के बाहर फेंकते हैं तो यह वस्तु कभी वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तकें एवं लेखक। प्रश्न संख्या 16 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर नेल्सन मंडेला। अन्य इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, फर्स्ट है प्लेइंग इट माई वे, तो ये सचिन तेंदुलकर एंड बोरिया मजूमदार दोनों ने मिलकर लिखा था। सेकंड है एस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा की पुस्तक का नाम है। थर्ड है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर ने लिखा था। फोर्थ है इटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी। फिर है आपका नेक्स्ट अ पैसेज टू इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है SSC-MTS में, EM फोस्टर है इसके लेखक। फिर नेक्स्ट है सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ।
अ सुटेबल गर्ल विक्रम सेठ दोनों। नेक्स्ट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर। फर्स्ट प्रश्न संख्या 17, जेमिनी रॉय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर पेंटिंग। अन्य संबंधित व्यक्ति से संबंधित फैक्ट। पहला, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। सेकंड, रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है, जिन्हें 1956 में पद्म भूषण, 1967 में संगीत नाटक अकादमी दिया गया था। थर्ड है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। फोर्थ है टी बाला सरस्वती। तो टी बाला सरस्वती भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली नृत्य से संबंधित है। इन्हें 1965 में पद्म श्री, 1992 में पद्म विभूषण मिला है। बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज 1986 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। ये कथक नृत्य से संबंधित है। इनका घराना है कालका बिंदादिन। झावेरी सिस्टर्स। तो झावेरी सिस्टर्स मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18 है, हमसा दमयंती किसकी कृति है? तो हमसा दमयंती राजा रवि वर्मा की कृति है। प्रश्न संख्या 19, पापेती त्योहार किस धर्म के समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो पापेती त्योहार पारसी धर्म के समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और अन्य धर्म द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार के फैक्ट। पहला है ईस्टर। ईस्टर ईसाई धर्म द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, गुरु पर्व माघी, पुनाई या वैसाखी ये सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, महावीर जयंती पर्युषण जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार अवार्ड्स। प्रश्न संख्या 20, किस भारतीय को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर है जी शंकर कुरूप। मलयालम लेखक है, जिन्हें उनकी कृति द बैम्बू फ्लूट के लिए साल 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष, जिन्हें 2018 में दिया गया था। और 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले राम भद्राचार्य और गुलजार हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख संगठन और उनका मुख्यालय। प्रश्न संख्या 21, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। अन्य प्रमुख संगठन के हेडक्वार्टर, जैसे पहला है इसरो, जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसका हेडक्वार्टर है त्रिवेंद्रम। थर्ड है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे शॉर्ट में बार्क भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई के ट्राम्बे में है। फोर्थ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट है डीआरडीओ। डीआरडीओ का पूरा नाम हुआ डीआरडीओ, यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट हो गया डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली मिसाइल का नाम, तो पृथ्वी था। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष, ये इम्पोर्टेंट है, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आ सकता है SSCMT 2024 के में। तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आविष्कार एवं आविष्कारक। तो पहला प्रश्न संख्या 22 है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरिंदर सिंह कपानी ने किया था। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक होगी आपका कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 23, कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी थी? तो कंप्यूटर की पहली भाषा फोर्ट्रान, जिसका पूरा नाम हुआ फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो पहला हो गया सन 1957 में IBM द्वारा विकसित की गई पहली भाषा थी फोर्ट्रान। सेकंड, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कोबोल भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। थर्ड फैक्ट हुआ कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है।
इन्होंने सन 1833 में एक स्वचालित कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हो गया, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तथा सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका नाम था ENIAC। नेक्स्ट टॉपिक हो गया स्टैटिक जीके। तो प्रश्न संख्या 24, कोंकणी किस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? तो कोंकणी आपका दमन और दीव की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट टॉपिक जनगणना। तो जनगणना यानी कि सेंसस। प्रश्न संख्या 25, जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो गया दतिया। और सेंसस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो पहला फैक्ट है, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। सेकंड, देश में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1821 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। थर्ड हो गया, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। फोर्थ, जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। 5, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% थी। नेक्स्ट हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर थी 74.04%। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार कम आबादी वाला राज्य सिक्किम था। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां थी 919। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर वाला जिला है शेरशिव, जो मिजोरम में है। और आपके लिए सेंसस से एक प्रश्न जरूर आएगा SSC MTS 2024 में, इसलिए सेंसस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और आपसे अनुरोध है कि ये जो वीडियो है आप प्लीज़ उसको 360 में देखें, ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है डेली जीके विथ राहुल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम SSC MTS 2024। धन्यवाद।